हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है रोहित पाठशाला यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों जल्दी से जुड़ जाइए, उसके बाद अपन शिक्षण अभिरुचि की अपनी सेकंड क्लास है शुरू करेंगे। तो जल्दी से जुड़ जाइए सारे दोस्त। तब तक कुछ कमेंट्स पढ़ लेता हूँ। राजेंद्र देवेशी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई। स्टार्ट करो सर। भाई कुछ विद्यार्थी जुड़ जाए, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग राजा एडिटर। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग भाई, जल्दी जुड़ जाओ भाई, उसके बाद अपन क्लास शुरू करेंगे। जय वीर तेजा जी। नरेश जाट। जय वीर तेजा जी भाई। रामलाल सर जी, नमस्कार नमस्कार भाई। सर टॉपिक वाइज करवा दो ना। टॉपिक वाइज करवा रखी है भाई, ऐप पे जाके देखो, अपनी पढ़ाई ऐप पे वहां पर टॉपिक वाइज करवा रखी है। जल्दी से जुड़ जाइए, फिर क्लास शुरू करते हैं अपन आज की। चलो जुड़ गए, अभी तो जुड़ने थे उतने। चलो अब क्लास है शुरू करते हैं। राम बोलो। ये बोलू राम। गुड मॉर्निंग सर अन्नू माली। गुड मॉर्निंग भाई। पाँव लागू सर, अरे पाँव लागना रो कठों अब। चलो शुरू करा तो। काफी टाबर जुड़ गया। चलो शुरू करा। क्या कह रहे हैं भाई? रविंद्र सिंह क्या भाई, हिंदी की क्लास और शुरू करो। जल्दी करेंगे भाई, अभी तो हिंदी की एक स्लाइड करवा रहा हूँ, वो पढ़ लो। जल्दी करेंगे, हिंदी की भी करेंगे। चलिए तो क्लास शुरू करें। काफी कमेंट वगैरह पढ़ लिए। एक मिनट थोड़ा सा रुको। सर मेरा नाम भी बोल लो, मनीषा। तो ठीक भाई, शुरू करा क्लास। जय श्री ओम मनासा। तो सबसे पहले अपन, आपको मैं बता दूं कि भाई क्लास में जो टॉपिक से रिलेटेड है वही बातें करनी है, और कोई साइड की बातें नहीं करनी। कोई भर्ती आ गई या कोई आने वाली है या कोई और बातें, वो बातें नहीं करनी। वो बातें करोगे तो मैं उन बातों के लग जाऊंगा और टॉपिक से दूर चले जाएंगे, और क्लास किसी और ही विषय की हो जाएगी। क्लियर? आज जल्दी कराना तो जल्दी भाई, आप पे डिपेंड है। जबरदस्त पढ़ाते हो, ऐसे रेगुलर पढ़ाओ। 150 पक्के हैं। राहुल रामलाल मंदू, धन्यवाद जी। राजा एडिटर और मन गोटवा। शुरू करें तो क्लास। कमेंट वगैरह बहुत पढ़ लिए। आपसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि क्लास से रिलेटेड ही कमेंट करो। लव यू सर लालचंद। लव यू ट्यूब भाई। आरएसी की वैकेंसी ये वीडियो के लास्ट में बताऊंगा भाई। अगर कोई वैकेंसी वगैरह पूछनी हो तो क्लास के लास्ट में आ जाया करो। क्लास के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? आप क्लास शुरू करो और बातें मत करो बस। ले भाई शुरू करें क्लास है। चलो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? समाज में नैतिकता का पतन। समाज में नैतिकता के पतन के कारण, यानी कि जो समाज में मोरलिटी है, मोरल वैल्यूज का अंत है, उसका क्या कारण है? तो कारण देखते हैं। पहला कारण विद्यालयों का अभाव। दूसरा कारण देखते हैं, या दूसरा ऑप्शन देखते हैं, अच्छे शिक्षकों का अभाव। तीसरा गरीबी। और चौथा शिक्षा नीति की असफलता। शिक्षा नीति की असफलता। तो समाज में नैतिकता का पतन है, उसका प्रमुख कारण क्या है नैतिकता के पतन का? तो दोस्तों इस पे चर्चा करते हैं। नैतिकता के पतन के प्रमुख कारण मैं बताऊं तो ये है अच्छे शिक्षकों का अभाव, अच्छे टीचर्स का अभाव। तो आप कहोगे कि सिर्फ बाकी भी है, यानी कि विद्यालयों का अभाव, गरीबी वगैरह भी है, और हमारी शिक्षा नीति भी इतनी कारगर नहीं है। जो नई शिक्षा नीति है उसे तो अच्छा बता रहे हैं, लेकिन अभी तक जो शिक्षा चल रही है वो इतनी काम की नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अच्छे शिक्षकों का अभाव। अच्छे शिक्षकों का अभाव क्यों? मान लीजिए अपने समाज में और बुराइयां वगैरह फैली हुई है, या
नैतिकता का पतन हो चुका है, बिल्कुल ही। तो इसे सुधार कौन सकता है? इसे सुधार कौन सकता है? तो दोस्तों, अच्छे विद्यालय का अभाव, ये तो बात है जमी नहीं, क्योंकि विद्यालय में जो कमरे वगैरह हैं वो कम हो सकते हैं, लेकिन एक विद्यालय में अगर टीचर अच्छा हो, एक ज्ञानी टीचर हो, बच्चों के साथ जो बच्चों को अपनी बात समझाने में समर्थ हो और जो आगे की सोचता हो, तो ऐसा टीचर समाज को बदल सकता है और समाज की नैतिकता का पतन नहीं होने देता। तो मेन है दोस्तों, टीचर पे डिपेंड करता है, यानी कि एक अध्यापक अच्छा होगा तो समाज ही अच्छा होगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बी चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सी कौन बता रहा है? इसका राइट आंसर होगा बी, अच्छे शिक्षकों का अभाव। अच्छा, गरीबी है, लेकिन दोस्तों गरीबी अलग चीज आ गई, लेकिन मेन है अच्छे शिक्षकों का अभाव। अगर शिक्षक अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक समाज में नैतिकता बची रहेगी, वरना नैतिकता का पता नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तुम्हारा एक विद्यार्थी गंदे वस्त्र पहनकर कहाँ आता है? विद्यालय आता है। आपका एक विद्यार्थी गंदे वस्त्र पहनकर कहाँ पर आता है? विद्यालय में आता है। तुम क्या करोगे? यानी कि मान लीजिए आपका एक विद्यार्थी गंदे वस्त्र पहनकर विद्यालय में आता है, तो आप क्या करोगे? ऑप्शन ए, उस छात्र को बुलाकर गंदे वस्त्र धारण करने से होने वाली हानियों के अवगत कराओगे। हानियों से क्या करवाओगे? अवगत करवाओगे। अगला क्या है? उसे सभी के सामने लज्जित करोगे, यानी कि उसकी बेइज्जती करोगे। बाद में रिप्लाई करूंगा भाई। यानी कि सबसे पहले तो जो विद्यार्थी है गंदे वस्त्र पहन के आ रहा है, उसे बताओगे कि गंदे वस्त्रों से बीमारियां वगैरह होती है। दूसरे में क्या बताओगे? उसकी बेइज्जती करोगे, उसे सबके सामने प्रार्थना में लज्जित करोगे। तीसरा क्या है? उस छात्र को साबुन खरीदने के पैसे दोगे। और चौथा ऑप्शन क्या है? उसे कक्षा से बाहर कर दोगे, कक्षा या विद्यालय से बाहर कर दोगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? एक बीएसटीसी का फॉर्म आ रहा है, एक फॉर्म का क्वेश्चन आ रहा है बीएसटीसी। सर मैं बीएसटीसी का पेपर दूं तो रीट का फॉर्म भर सकता हूं क्या? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा सा बताना जरूरी है। आप बीएसटीसी का पेपर दो, उसके बाद आप 2 साल तक ये बीएसटीसी का डिप्लोमा करो। यानी कि बीएसटीसी में अगर आपका नाम आ जाए तो आप 2 साल तक डिप्लोमा करोगे। डिप्लोमे के बाद आपको जो प्रमाण पत्र वगैरह मिलेगा, तब आप रीट के लिए क्या होगे? रीट के लिए योग्य होंगे। रीट का पेपर तो वैसे भी दे सकते हो, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको निकाल देंगे। क्लियर? तो अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर होगा ए या एक। यानी कि मान लीजिए आपका कोई विद्यार्थी गंदे वस्त्र धारण करके, गंदे वस्त्र पहन के कहाँ पर आता है? विद्यालय में आता है, स्कूल में आता है। तो उस स्थिति में आप उस विद्यार्थी के पास जाओगे और कहोगे कि भाई नमस्ते सर, प्राउड ऑफ यू, थैंक यू देवाराम लोग। उसे कहोगे कि भाई गंदे वस्त्र मत धारण किया कर, गंदे वस्त्र मत पहना कर। गंदे वस्त्र से तुझे पता नहीं कितनी बीमारियां होती हैं, इन्फेक्शन वगैरह कितने होते हैं। तो आप उसे गंदे वस्त्रों के दुष्प्रभाव बताओगे, और कहीं ना कहीं आप ये भी कारण जानने का प्रयास करोगे कि वो विद्यार्थी गंदे वस्त्र पहन क्यों रहा है, उसके पीछे का क्या कारण है। उसके अभिभावकों से उसके घर संपर्क साधने का आप प्रयास करोगे। ये एक अच्छे टीचर की पहचान होती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अच्छा पर्सन नहीं है? यानी कि निम्न में से कुछ पर्सन दिए हैं नीचे, और उनमें से ये बताना है कि अच्छा पर्सन नहीं है। पहला ए, क्या ब्लैक बोर्ड आयताकार है? दूसरा प्रश्न क्या है? क्या आप ब्लैक बोर्ड पर आयत बना सकते हो? तीसरा ऑप्शन क्या है?
ब्लैक बोर्ड के आकार के विषय में आप क्या कह सकते हो। और चौथा ऑप्शन क्या है, ब्लैक बोर्ड का आकार क्या है। यानी कि आप टीचर हो भवेश बाड़मेर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। मान लीजिए आप और टीचर हो और आप अपने स्टूडेंट से आयत के बारे में क्वेश्चन पूछते हो। आयत क्या होता है, आयत एक ऐसी आकृति, यानी अपन सीधी बात करें तो ये अपना बोर्ड है, ये क्या है, आयत है। बोर्ड क्या है, आयत है। और आप अपने जो स्टूडेंट है उससे क्या पूछोगे कि क्या ये बोर्ड आयताकार, क्या ब्लैक बोर्ड आयताकार है, या क्या आप ब्लैक बोर्ड पर आयत बना सकते हो, या ब्लैक बोर्ड के आकार के विषय में आप क्या कह सकते हो, ब्लैक बोर्ड का आकार क्या है। तो इन तीनों के तो जवाब बच्चा सटीक दे सकता है, यानी कि आयत भी बना सकता है, ब्लैक बोर्ड के विषय में भी चर्चा कर सकता है कि ये आयताकार है, ब्लैक बोर्ड के आकार के बारे में भी अपन बातें कर सकते हैं कि ये आयताकार है। लेकिन क्या ब्लैक बोर्ड आयताकार है, ये कौन सा क्वेश्चन हो गया। तो इसका आंसर होगा एक। क्लियर। विकास एमबीए की एक है BSTC की, विकास एमबी कह के अगर बीएसटीसी के बीच में मान लीजिए मेरी कोई दूसरी नौकरी लग गई, मैं बीएसटीसी कर रहा हूँ, तो मैं बीएससी जो अपने बीएसटीसी है ये छोड़ सकता हूँ क्या। तो आप छोड़ सकते हो। अगर आप कोई दूसरी नौकरी ज्वाइन कर लोगे और आप साथ में बीएसटीसी कर रहे हो तो वो मान्य नहीं होगी, क्योंकि बीएसटीसी एक डिप्लोमा है और डिप्लोमे में रेगुलर जाना ही पड़ता है। डिप्लोमा में क्या जाना पड़ता है, रेगुलर कॉलेज में 2 साल तक जाना ही पड़ता है। अन्य स्थिति जैसे कि आप डिग्री कर रहे हो, बीए बीएससी की डिग्री कर रहे हो, तो वो प्राइवेट भी हो सकती है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। दोपहर में भोजन की व्यवस्था आवश्यक है, क्योंकि यानी कि दोपहर में क्वेश्चन है कि दोपहर में भोजन की व्यवस्था आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, किसके लिए, बच्चों के लिए। कहाँ पर, यानी कि स्कूल में दोपहर में भोजन की व्यवस्था है। बीएसटीसी भी कर सकते हो, बीएसटीसी दूसरी, बीएसटीसी के साथ दूसरी, तो दूसरी भाई वो प्राइवेट होगी, रेगुलर नहीं होगी, रेगुलर नहीं होगी बीएसटीसी के साथ है, रेगुलर तो बीएसटीसी चलेगी। ठीक है। यानी कि दोपहर का भोजन क्यों आवश्यक है, तो मिड डे मील का भोजन स्कूलों में बच्चों को दिया जाता है, वो क्यों आवश्यक है, तो उसके पीछे के तर्क जानते हैं। विद्यार्थी दोपहर को सुस्त एवं थक जाते हैं। दूसरा तर्क क्या है, विद्यार्थी बीच बीच में बार बार खाना खाना पसंद करते हैं। ठीक। ऐप पर लाइव चलते हैं क्या, ऐप पर रिकॉर्डेड है भाई। 3 नंबर, विद्यार्थी भूखे हो जाते हैं। और 4 नंबर, विद्यार्थियों के लिए पौष्टिक पदार्थों की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, विद्यार्थी दोपहर को सुस्त व थक जाते हैं। उसके पीछे ये तीनों कारण तो है ही। भीलवाड़ा की धरती से दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम भाई। इसके पीछे ये तीनों कारण तो है ही, लेकिन मेन कारण क्या होगा, मेन कारण होगा 1 नंबर। आप जब स्कूल में जाते थे तो सुबह आप में पूरी एनर्जी होती थी, और जैसे जैसे दोपहर होता था तो आपकी एनर्जी वो डाउन पड़ जाती थी। एनर्जी क्या पड़ जाती थी, डाउन पड़ जाती थी। तो उस समय अगर आप थोड़ा बहुत खाना खा लेते तो आप में एनर्जी दोबारा आ जाती, और जो बची हुई क्लास से हैं वो आप जो लेते हो वो एक डबल एनर्जी के साथ ले सकते हो। तो दोपहर को बच्चे क्या पड़ जाते हैं, सुस्त पड़ जाते हैं, थोड़े थक जाते हैं। तो उस स्थिति में ये मिड डे मील की जो खाने की व्यवस्था की जाती है स्कूलों में। क्लियर। सोनू कुमार सेन, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भाई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो भाई, अपना बीएसटीसी का कोर्स चल रहा है, कहाँ पर, ऐप पर। कौन से ऐप पे, अपनी पढ़ाई ऐप पे। अपनी पढ़ाई ऑनलाइन एप्लीकेशन पे अपना चल रहा है बीएसटीसी का कोर्स। प्ले स्टोर से डाउनलोड करो अपनी पढ़ाई। फायदा क्या होगा, फायदे बता दूं।
पहली तो है नामात्र की फीस है, इसमें नामात्र की फीस है। अगर आप ये कोर्स परचेज कर लेते हो तो 12 महीने तक आपको 12 महीने तक आपको अन्य कोई कोर्स परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि अभी इस बीएसटीसी में तो ये कोर्स आप परचेज कर लो, और अगली बीएसटीसी में मान लीजिए इस कोर्स से, पहली बीएसटीसी में तो आप पढ़ लो इस कोर्स से, और अगली बीएसटीसी में आपका कोई छोटा भाई बहन भी पढ़ सकता है इस कोर्स से और अपना सिलेक्शन पा सकता है। तो एक लंबा टाइम दिया गया है, 12 महीने का एक लंबी वैलिडिटी दी गई है। क्लियर। इसमें जीके वगैरह रोहित सर करा रहे हैं, शिक्षण अभिरुचि मैं करवा रहा हूँ, और ये स्पेशल कोर्स है आपके लिए डिजाइन किया है। आई एम खान, गुड मॉर्निंग सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर डिस्काउंट और दो प्लीज। डिस्काउंट भाई ये देख लीजिए, पहले इसकी 699 फीस थी और अब फीस कम कर दी गई है, मात्र 399। तो डिस्काउंट तो पहले ही दे रखा है। आगे चलते हैं। हाँ, कुछ विद्यार्थी क्या करें, मैंने सर अभी तक बीएसटीसी की तैयारी नहीं की है। कोई बात नहीं भाई, अभी तक बीएसटीसी की तैयारी नहीं की है तो अब शुरू कर दो, अभी भी बहुत टाइम पड़ा है। आज तारीख कितनी हुई, 9 तारीख हुई है ना, आज 9 हुई है और कल से फॉर्म स्टार्ट है, तो आपके पास लगभग 1.5 महीना तो अपन आज से ही मान के चल रहे हैं। जिस भाई बहन ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो वो अभी भी तैयारी शुरू कर सकता है। चलिए ये थोड़े कोर्स से आपको गाइडेंस हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपने एक शिक्षक बनना तय क्यों किया? यानी कि आप मान लीजिए बीएसटीसी का एग्जाम दोगे, उसके बाद मान लीजिए आप क्या बनोगे, शिक्षक बनोगे, एक टीचर बनोगे, तो आपने ये तय क्यों किया? मान लीजिए कि और फील्ड में नहीं जाएंगे, सिपाही, कांस्टेबल या फिर एसआई, आरएएस, इन भर्तियों में नहीं जाएंगे, एसडीएम वगैरह नहीं बनेंगे, तो आप शिक्षक ही क्यों बनोगे, टीचर क्यों बनोगे? इसके पीछे क्या आपका कारण है? इसके पीछे आपका क्या कारण है? तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। मैं ट्यूशन करके बहुत धन कमा सकता हूँ। अच्छा, ट्यूशन करा के बहुत धन कमा सकता हूँ। अगला, मैं अपने स्वयं के बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। यानी कि आप टीचर बनोगे तो पहला फायदा क्या होगा, आप स्कूल में पढ़ाओगे, उसके अलावा शाम को ट्यूशन कराओगे, ट्यूशन में एक्स्ट्रा पैसे कमाओगे। अगला क्या होगा, साथ में आप जो आपके बच्चे होंगे उन्हें पढ़ा पाओगे। अगला क्या होगा, शिक्षण कार्य मुझे बहुत ही अधिक पसंद है। अगला, मैं कोई अन्य नौकरी नहीं कर पा सकता। तो इसके पीछे राइट आंसर क्या होगा, बीएड करे या बीएसटीसी करे? तो वो तो भैया आप पे डिपेंड है, बीएड करो या बीएसटीसी करो। लेकिन अगर मेरी पर्सनल राय पूछो तो बीएसटीसी करो आप। मेरी पर्सनल राय पूछो तो आप क्या करो, बीएसटीसी करो। क्लियर, आप क्या करो, बीएसटीसी करो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक पसंद है। शिक्षण कार्य क्या है, मुझे अत्यधिक पसंद है। यानी कि आप मान लीजिए बीएसटीसी कर रहे हो तो आपको पढ़ाने बीएसटीसी, आप बीएड का भी उदाहरण ले सकते हो। यानी बीएसटीसी बीएड कर रहे हो तो आपको पढ़ाना पसंद है तभी तो कर रहे हो, अन्यथा आप बीएसटीसी बीएड क्यों करोगे? क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आपके विचार में सरकार द्वारा प्रायोजित पेड़ लगाओ अभियान, वृक्ष लगाओ अभियान या पेड़ लगाओ अभियान है, ये 1 नंबर तर्क है या 1 नंबर ऑप्शन है, किसी काम का नहीं है? क्या किसी काम का नहीं है? 2 नंबर है केवल सुंदरता बढ़ाने के लिए है, 3 नंबर है पैसे कमाने के लिए है, और 4 नंबर है आवश्यक है। अब मान लीजिए कि आप बताओ कि पेड़ लगाना जरूरी है या नहीं है, ये केवल सुंदरता को बढ़ाने के लिए है, पेड़ लगाना हमारे समाज के लिए क्यों जरूरी है, ये आप कमेंट करके बताओ। कमेंट करके बताओ आप, हमारे सब समाज के लिए पेड़ लगाना जरूरी क्यों है? एक भाई का कमेंट आ रहा है कि नंबर चाहिए, तो नंबर दोस्तों 1 मिनट में आपको बता दूं, ये नंबर लिख लो, 75 68 71 67 68 है।
जिस भाई को नंबर चाहिए, कोई बातें पूछनी हो तो ये नंबर लिख सकते हो, 75 68 71 67 68। आगे बढ़ते हैं। हाँ, पेड़ लगाने की बातें चल रही थी। हमारे समाज के लिए पेड़ लगाना क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारी पृथ्वी के लिए। तो दोस्तों आपको पता है पेड़ देता है ऑक्सीजन। क्या देता है? ऑक्सीजन देता है, जो अपन ग्रहण करते हैं, अपन सांस के माध्यम से लेते हैं। मान लीजिए आज, आज नहीं आने वाले टाइम में सब जगह बिल्डिंग बिल्डिंग हो गई, कल कारखाने हो गई, तो उस टाइम अपने को क्या देखने को मिलेगा कि एक भी तो पेड़ बचा नहीं और बारिश नहीं हो रही। अगर दोस्तों पेड़ घने हैं, ज्यादा है, तो वहां पर बारिश भी अधिक होती है। बारिश नहीं हो रही यानी कि अपने को सांस, अपने सांस क्या ले, ऑक्सीजन बचा ही नहीं। ऑक्सीजन प्रोड्यूस कौन करता है? तो वो करता है पेड़। पेड़ तो बचे ही नहीं, पेड़ तो काट लिए। उसके अलावा CO2 बहुत ज्यादा हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे हो जाएगी बहुत ज्यादा? CO2 ग्रहण कौन करता है? तो वो करते हैं पेड़, ग्रहण करते हैं, पेड़ करते हैं ग्रहण CO2। तो हमारी पृथ्वी पे अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो CO2 तो अधिक हो जाएगी और ऑक्सीजन बहुत कम हो जाएगी। आज का उदाहरण, बेस्ट उदाहरण देखें तो इसका बेस्ट उदाहरण है दिल्ली। दिल्ली आप सर्दियों में देखना, सर्दियों में दिल्ली में अगर मान लीजिए सांस नहीं लिया जाता। क्लियर? इसका राइट आंसर होगा पेड़ लगाना हमारे समाज के लिए बहुत ही आवश्यक है। और सरकार ने जो ये परियोजना चलाई है पेड़ लगाओ अभियान, तो ये बहुत ही जरूरी है। और ये आपको अपने स्तर पर या ग्रामीण स्तर पर या अपने विद्यालय के स्तर पर, कॉलेज के स्तर पर आपको ऐसी परियोजना, आपके जो समारोह जरूर चलाने चाहिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ। क्लियर? मैंने लगाना चाहिए। रतनलाल मीणा का सर, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ से ऑक्सीजन मिलती है। हाँ भाई, ऑक्सीजन मिलती है। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है? समाज में सामाजिक परिपक्वता प्राप्त करने हेतु शिक्षक को सामाजिक मनोविज्ञान का क्या होना चाहिए? ज्ञान। यानी कि समाज में सामाजिक परिपक्वता प्राप्त करने के लिए शिक्षक को समाज के मनोविज्ञान का क्या होना चाहिए? ज्ञान। यानी कि परिपक्व होना, यानी कि एक सजग होना, मान लीजिए किसी कार्य में एक्सपर्ट होना, यानी कि समाज से के साथ घुल मिलना, समाज की बातें जानना, ये एक टाइप से है समाज में परिपक्व होना। क्लियर? तो मान लीजिए, अगर मान लीजिए कोई आप टीचर बनो, तो आप जिस विद्यालय में पढ़ा रहे हो, तो उस विद्यालय से संबंधित समाज में आप परिपक्व होने से पहले आपको क्या होना चाहिए? तो उस समाज के माइंड सेट का या उस समाज के मनोविज्ञान का क्या होना चाहिए? आपको ज्ञान होना चाहिए। ये जरूरी है या नहीं? तो इसके पीछे के तर्क देखते हैं। कुछ नहीं कहा जा सकता, उसके अलावा संभवतः है, उसके अलावा नहीं, उसके अलावा हाँ। तो इसका हाँ भी कर सकते हो या संभवतः भी कर सकते हो। तो इसका एक मान लो आप, हाँ, इसका क्या होगा? हाँ या संभवतः भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? संभवतः, क्योंकि संभवतः हाँ एक ही वाइब दे रहा है। तो ये कुछ क्वेश्चन पहले के एग्जाम में क्या आए हुए हैं, तब क्वेश्चन कितने मानते थे, तब क्वेश्चन आंसर कितने मानते थे? तो 3 मानते थे। क्लियर? तो इसका होगा संभवतः। समझे नहीं? यानी कि आप किसी विद्यालय में पढ़ा रहे हो या उसमें नई आपकी ज्वाइनिंग हुई है, तो उस विद्यालय से संबंधित समाज है, उसे विद्यालय से संबंधित क्या है? समाज। तो उस समाज को आप कैसे जानोगे? उस समाज के साथ घुल मिल के कैसे रहोगे? तो उस समाज के साथ घुल मिल के रहने से पहले आपको उस समाज के माइंड सेट का, उस समाज की कुरीतियों का, मनोविज्ञान का यही है, उस समाज में क्या बेस्ट चीज है, क्या कुरीतियां हैं, क्या अपन से दूर कर सकते हैं कुरीतियों को, क्या नशे हैं इस समाज में, कैसे विद्यार्थी है। हिंदी की क्लास नहीं लगती क्या? हिंदी क्लास जल्दी शुरू करेंगे, बाकी हिंदी की एक स्लाइड लास्ट में करवाऊंगा। कविता पूछ रही है 20 विषय में लगभग कितने घंटे पढ़ना चाहिए? वो तो आप पे डिपेंड है कितने घंटे पढ़ सकते हो। अभी तो आपको घंटे नहीं देखने चाहिए, अभी तो आप जितने पढ़ो उतने ही बहुत बढ़िया है। लेकिन लगभग आज की टाइम पे अभी अगर 6-8 घंटे पढ़ते हो अपन, मान लीजिए 45 एक दिन है,
45 दिन आप 6-8 घंटे पढ़ते हो, 6 से 8 घंटे, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। क्लियर? अगर आप में अवेयरनेस है, थोड़ी भी जागरूकता है, तो बीएसटीसी में तो आप पूरे में से पूरे ला सकते हो। एक विकास एमबीए का क्वेश्चन आ रहा है बार बार, तो उस क्वेश्चन को पहले अपन ले लेते हैं। और टीचर बनो, कुछ सलाह तो भाई टीचर बन जाओ अगर आपके अंदर से इच्छा है। ये भाई है, इनका रिप्लाई कर दो। मनीषा कर रहा हूँ भाई। ये पूछ रहे हैं कि मैं बीएसटीसी करके टीचर बनूं या नहीं बनूं, तो आप बताओ, आप ये क्लास से क्यों देख रहे हो? एक बार कमेंट करके बताओ आप ये क्लास से क्यों देख रहे हो। आप अभी तक आप क्लियर नहीं हुए कि अब मेरे को बीएसटीसी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। पहले आप क्लियर हो, आपको टीचर बनना है या नहीं बनना। अगर मान लीजिए आप अपनी इच्छा के बगैर, फिर बीएसटीसी लगभग कितने घंटे पढ़ने चाहिए, तो बता दिए लगभग 6 से 8 घंटे आप अगर आज से पढ़ो तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो पहले आप ये क्लियर करो कि आपको टीचर अध्यापक बनना है या नहीं बनना, उसके बाद ये इस क्लास में आओ। यानी कि अपना टाइम वेस्ट मत करो। अगर आपके अंदर से इच्छा आ रही है कि अपने को टीचर बनना है, तो आप ये जो क्लास से देखो, वरना अन्यथा आपको जरूरी नहीं है, आप टीचर तो बन नहीं रहे हो। बीस के साथ प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज कर सकता हूँ, कॉलेज है आपके मेरे हिसाब से ही है 6 से 8 घंटे। भाई कह रहा है कि बीएसटी के साथ कॉलेज है, प्राइवेट कर सकता हूँ, तो प्राइवेट कॉलेज कर तो सकते हो, लेकिन एक साथ में दोनों डिग्रियां यूज नहीं कर सकते। डिग्री एक ही एक साथ में, डिग्री या डिप्लोमा एक ही यूज होगा एक साथ में। क्लियर? 6 से 8 घंटे बहुत है, इतना पढ़ दिया तो आपका बेड़ा पार है टीचर बनने के लिए। तो टीचर बनने के लिए बता रहा हूँ भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बड़े बातें बहुत हो चुकी है, बात मत लगाया करो, फिर आप कहोगे कि बातें बहुत करते हो सर। अच्छा शिक्षक वह है, यानी कि एक अच्छा टीचर, एक अच्छा टीचर वह है जिसमें ये नीचे की क्या पानी चाहिए, खूबियां पानी चाहिए। नंबर 1, समय पर कोर्स समाप्त कर दे। अच्छा, यानी कि अच्छा टीचर वह है जो पहली तो खूबी ये पानी चाहिए, जो समय पर कोर्स जो समाप्त कर दे, पूरा कर दे। दूसरी, इस बात से अवसस्त हो, यानी कि इस बात से उसे जानकारी हो, कि इस बात से अवगत हो कि उसने जो पढ़ाया है उसे सब विद्यार्थी समझ गए। यानी कि एक अच्छे टीचर में क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो वो कोर्स करवा दे, उसके अलावा वो उस बात से अवगत हो कि जो कोर्स पूरा कराया है उसने, जो क्लासें लगाई हैं उसने, वो सभी विद्यार्थी समझ गए होंगे। क्लियर? 3 नंबर, कक्षा में सिखाए ज्ञान को नई परिस्थितियों में काम लेने का प्रशिक्षण अपने विद्यार्थियों को देता है। और 4 नंबर क्या है, विद्यार्थियों को नोट्स लिखवाता है। तो आपके हिसाब से कौन सा टीचर बेस्ट है? तो एक तो आपको कोर्स टाइम पे करवाता है, और दूसरी स्थिति में क्या है कि वो आपको पढ़ाता है, जो वो आपको समझ में आ जाता है। तीसरी स्थिति क्या है कि जो कक्षा में वो ज्ञान देता है वो आप नई परिस्थितियां आ गई और उसे आप यूज में ले सकते हो अपने पुराने ज्ञान को। और चौथी क्या स्थिति है, चौथी अपने विद्यार्थियों को आप अच्छे नोट्स लिखवाते हो। तो इसका राइट आंसर बता दो भाई, इसका राइट आंसर आपके हिसाब से क्या होगा? क्या होगा? मत दो सर, बस पढ़ाओ पढ़ाओ, पढ़ा रहा हूँ बस सर। अच्छा सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो दीपक यादव, धन्यवाद भाई। चलो बातें करते हैं इस क्वेश्चन की, एक अच्छा टीचर कौन सा होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा टीचर, या किताबों के हिसाब से भी मान लिया अपन, एक अच्छा टीचर कौन सा होना चाहिए, तो एक बार जो अपने सवाल है उसको साइड में रखते हैं। एक अच्छा टीचर कौन होना चाहिए? मान लीजिए एक अच्छा टीचर आपको आज पढ़ा रहा है, क्या कर रहा है आज? आज क्या कर रहा है? पढ़ा रहा है। आज पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है? कोई भी बात मान लीजिए, जैसे कि आप नशा ना करो, नशा ना करो, इस बात का ज्ञान दे रहा है, या नशे पे लेक्चर दे रहा है।
क्लियर? एक बार शांत हो जाओ थोड़ा। नशे पे या चोरी मत करो, या चोरी मत करो, इस बारे में आपको बता रहा है। और उसने आपको एकदम अवगत करा दिया इस बात से, यानी कि नशा बुरी चीज है, चोरी बुरी चीज है। लेकिन अभी आपकी आयु मान लीजिए 10 एक साल है, 10 वर्ष है, 10 वर्ष है, और आपने 10 मान लीजिए या 12 15 वर्ष मान लीजिए, आपने इस बात को क्या नहीं लिया, सीरियस नहीं लिया। और जब आप जवान होगे, 22 23 24 25 साल के कितने भी होगे, तब आप में मान लीजिए ये बुरी लत लग गई, और आप इस ज्ञान को साथ में परिस्थितियों के साथ में अनुकूल रूप से, सर मैं आपकी क्लास 2 बार देखता हूँ, धन्यवाद भाई, क्यूट क्वीन, हेलो सर, हेलो। मान लीजिए आप में ये बुरी लतें लग गई, क्लियर? कब? ये क्लास पढ़ाने से 10 वर्ष बाद बुरी लत लग गई। तो उस स्थिति में मान लीजिए आपके पास दो कंडीशन थी। आप तो ये, अगर ये आपको ज्ञान है, अगर आपने इस ज्ञान पे फोकस किया होता, इन बातों पे फोकस किया होता, तो आपको ये बुरी लत नहीं लगती थी, और आपका समाज में नाम बदनाम नहीं होता। ठीक है? मान लीजिए कोई भी बात है, जैसे आप पढ़ा रहे हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये मैं स्वयं नहीं पढ़ा रहा हूं, ये मेरे जितने भी जो पीछे पढ़ा हूं, जितने भी टीचरों से पढ़ा हूं, उनका ही ज्ञान है, जो आपको एक जगह एकत्रित करके, इकट्ठा करके आपको दे रहा हूं। क्लियर? यानी कि जो बातों पे ध्यान करता है, जो गौर करता है, वो आगे कहीं ना कहीं बढ़ता ही है। तो परिस्थितियों के अनुसार अपने को जो बातें पढ़ाई गई है, जो ज्ञान पढ़ाया गया है, जो पुराना ज्ञान है पीछे का, मैं ये स्वयं से नहीं बोल रहा हूँ, ये भाषा, यानी कि शुरुआत में तो बोलना भी नहीं आता था, धीरे धीरे अभिभावकों ने बोलना सिखाया, अभिभावकों को देख के बोलना सीखा, क्या बोलना है ये टीचरों ने सिखाया। तो धीरे धीरे कहीं पर गिरा, कहीं पर उठा, कहीं पर गिरा, कहीं पर उठा, तो इसका संतुलन, और आज आपके सामने प्रस्तुत हूं, तो उसी का कारण है। तो यानी कि जो पीछे का जितना भी मेरे को ज्ञान मिला है, वो मैं आज आपको नई परिस्थिति के हिसाब से, नए तरीके से आपके सामने पेश कर रहा हूं। यानी कि आज से 20 साल पहले, आज से 25 साल पहले टीचर अपने को पढ़ाते थे तो किस चीज का एग्जाम्पल देते थे? तो एग्जाम्पल देते थे रेडियो का। किसका? रेडियो का, रेडियो का। और आज टीचर आपको अगर मान लीजिए पढ़ाएं, तो आज किस चीज का ज्ञान देंगे आपके हिसाब से? बताइए, मान लीजिए आज की परिस्थिति क्या है, कमेंट करके बताइए। यानी कि पहले तो टीचर किस चीज का ज्ञान देते थे, किस चीज के बारे में बताते थे? कौन पूछ लिया? मत करो। अच्छा, कॉल पर पूछ लिया करो, डिस्टर्ब मत किया करो। गिरधारी लाल गुज्जर बात सही कर रहा है कि मान लीजिए कोई भी अगर डाउट हो आपका, तो कॉल पे पूछ लिया करो, क्लासों में मत पूछा करो, क्योंकि इससे बच्चे डाइवर्ट होते, डिस्टर्ब होते हैं। क्लियर? बच्चे भी और मैं भी। लक्ष्मण इंटरनेट, यानी कि आज के हिसाब से, पहले तो किसका उदाहरण देते थे? रेडियो का। आज के हिसाब से बातें करें तो किसका उदाहरण दे रहे हैं आज के टीचर? किसका उदाहरण देना चाहिए, किस चीज का? बताइए। लक्ष्मण कह रहा है इंटरनेट। आपका, आपकी अपनी राय और बताइए आप। बीएस किंग है, आगे के बीएस किंग है। हेलो सर, झुंझुनू से प्रणाम। मोबाइल और कंप्यूटर, दुर्गा जोया। मोबाइल और कंप्यूटर, आप अपनी राय और बताइए। अपनी राय और बताइए, फिर आगे क्लास शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। क्लास शुरू तो हो चुकी है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वार्ड में राजस्थान से प्रणाम, गुड मॉर्निंग। आप और ही क्वेश्चन और ही मान लीजिए कर रहे हो, जो पूछा है वो नहीं बता रहे हो। सिद्धार्थ जैन हाय, चलो मैं बता देता हूँ। टीवी, अच्छा चलो मैं बता देता हूँ। आज के टाइम पे किसका उदाहरण देंगे? पहले तो किसका देते थे? रेडियो का। लेकिन कुछ बता रहे हैं टीवी, लेकिन डी आर स्टूडियो जोधपुर ने क्या कहा है? मोबाइल। तो इसका स्टीक अगर उदाहरण दे तो मोबाइल, मोबाइल, मोबाइल या कंप्यूटर, या मोबाइल या कंप्यूटर। इसका आज की टाइम पे उदाहरण है तो वो है
मोबाइल या कंप्यूटर। यानी कि आज आपको टीचर रेडियो को उदाहरण नहीं देंगे कि रेडियो में ऊंची ऊंची आवाज पे गाने सुनेंगे या न्यूज़ सुनेंगे, ऐसे नहीं। आज के टाइम पे सबके पास क्या है, मोबाइल है। सबके पास क्या है, मोबाइल है। और उसके अलावा कंप्यूटर है। ये भी एक डिजिटल बोर्ड भी एक प्रकार का कंप्यूटर है, और जिसमें कमेंट देख रहा हूँ, आगे जो स्क्रीन लगी है। टीवी भी एक इसका बेस्ट उदाहरण है, लेकिन टीवी की वैल्यू मोबाइल और कंप्यूटर आने के बाद घट गई है कहीं ना कहीं। ये आप ही जानते हो, कितने के बच्चे टीवी देखते हैं। समझ गए। रीजनिंग की क्लास भी लगाओ, तो जल्दी शुरू हो रही है रीजनिंग की क्लास। स्वराज गुर्जर, रीजनिंग क्लास जल्दी शुरू हो रही है, इसकी टेंशन मत लो। ये हमारी टेंशन है आपसे ज्यादा। सामाजिक विकास का आधारभूत तत्व है, यानी कि इनमें से सामाजिक विकास होता है। सामाजिक विकास के बारे में बताऊंगा, लेकिन ऑप्शन पे चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1 अभिभावक, नंबर 2 समाज, नंबर 3 विद्यालय 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 और नंबर 4 पुस्तक। सामाजिक विकास, सामाजिक विकास, दुर्गा जोया आपका सही है, कोई ना। बताइए, सामाजिक विकास का निम्न में से एक आधारभूत तत्व है सामाजिक विकास का। उसके बाद आपको सामाजिक विकास के बारे में बताऊंगा। थोड़ा सा पानी। बताइए सामाजिक विकास का, सामाजिक विकास का एक आधारभूत तत्व है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अभिभावक। सामाजिक विकास का कुछ बता रहे हैं 2 नंबर, कुछ बता रहे हैं 3 नंबर। सामाजिक विकास का समाज कैसे होगा, सबसे पहले होंगे अभिभावक। अभिभावक कैसे होंगे दोस्तों, अभिभावक ऐसे होंगे। अभिभावक आपको बताएंगे कि समाज में अपने को, समाज में सामाजिक विकास क्या है, समाज में अपने को कैसे रहना है। किताबें तो, किताबें कुछ हद तक होगी, और विद्यालय भी कुछ हद तक होगा, लेकिन सही रूप से सामाजिक विकास का अभिभावक होंगे। अभिभावक टीचर भी मान सकते हैं, टीचर भी मान सकते हैं अपने। तो ये बताएंगे कि अपने को समाज में कैसे रहना चाहिए, अपने को समाज में कैसे रहना चाहिए। क्यों दोस्तों, मान लीजिए आप पढ़ते हो, आपको किताबी ज्ञान बहुत अच्छा है। 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाओ। तो मैंने बता दिया 1 मिनट, कमेंट पे कमेंट कर रहे हो तो पहले बातें सुन लो। बातें ही है ये सब शिक्षण अभिरुचि में, अगर आपका माइंड सेट अच्छा है। अगर 1 मिनट रुक जाओ। अगर आपका शिक्षण अभिरुचि में माइंड सेट अच्छा है, तो शिक्षण अभिरुचि आप आराम से हल कर सकते हो, आराम से कंप्लीट कर सकते हो। तो मान लीजिए कि आपको अभिभावक ये बताएंगे, आप छोटे हैं, आपको कुछ ही ज्ञान नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे, तो आपको अभिभावक या आपके माता पिता ये बताएंगे, या टीचर्स भी मान सकते हैं, ये बताएंगे कि अपने को समाज में कैसे रहना चाहिए, अपने बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए। अपने यानी कि बड़ों का अपने को क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। अपने से छोटे हैं, उनका क्या करना चाहिए, उन्हें प्यार करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। उसके अलावा ऐसा ये लोग हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। जैसे अपने को सामाजिक कार्य करने चाहिए। उसके अलावा पेड़ पौधे वगैरह लगाने चाहिए, या अपने समाज में कोई कुरीतियां हैं तो उन्हें दूर करनी चाहिए, कोई बुराइयां हैं तो अपने जो माध्यम है जितने भी, वो माध्यम लगा देने चाहिए उसे दूर करने के लिए। तो ये क्या है, आपका सामाजिक विकास। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। शिक्षा परम धन है क्योंकि, शिक्षा परम धन है क्योंकि इसे कोई छीन नहीं सकता। इसे जितना बांटो, जितना बांटा जाए उतना बढ़ता है। इसे कोई चुरा नहीं सकता, इसे कोई छीन नहीं सकता। उपयोग सभी। शिक्षा क्या है, शिक्षा यानी कि अपने स्कूल में जाते हैं, छोटे होते हैं, तब भाई बहुत जिदोरा होता है, बहुत रोते हैं, बिल्कुल भी जी नहीं करता। तो घर वाले क्या कहते हैं, घर वाले एक ही बात कहते हैं कि जैसे तेरे 2 भाई हैं, तुम दोनों भाई हो, तो तुम जवान होगे तो तुम्हारी जमीन आधी हो जाएगी, तुम्हारा घर आधा हो जाएगा, जितने भी पैसे हैं वो आधे हो जाएंगे। या कुछ घरों में, या कुछ लगभग हर जगह भी ये चलता है कि ये अगर 2 भाई हो तो एक माता रख लेता है, एक पिता को रख लेता है। ऐसा भी चलता है, ऐसा भी चलता है। तो लेकिन शिक्षा में ऐसा नहीं है, शिक्षा में ऐसा नहीं है। आप मान लीजिए पढ़ गए, आप पढ़ गए, आपने अच्छी पढ़ाई कर ली, तो आपकी शिक्षा को कोई बांट सकता है क्या?
आधा कर सकता है क्या आपकी शिक्षा को? आपका जितना ज्ञान है आपके ज्ञान को आधा कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता। उसके अलावा आपसे छीन सकता है क्या? कोई नहीं छीन सकता। कितना ही जोर लगा लो, कितनी तलवार खंडे यूज कर लो, कोई नहीं छीन सकता। उसके अलावा मान लीजिए कि पैसे को अपन बांटे या पैसे को दूसरों को दे, तो मान लीजिए आपके पास है 1 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए भी है, 1 करोड़ रुपए भी आपके पास है, लेकिन आप इसे बांटोगे तो आप थोड़े से टाइम में बांट दोगे, लेकिन यह बढ़ेंगे क्या बांटने से? तो कभी नहीं बढ़ेंगे बांटने से, बांटने से कभी नहीं बढ़ेंगे। इसके अलावा अपन बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा उल्टी है, इससे पैसों से उल्टी है। कैसे है? यानी कि शिक्षा जितना बांटो उतनी बढ़ेगी। यानी कि मैं या कोई भी टीचर जैसे अपने स्टूडेंट को समझाता है, पढ़ाता है, तो उसे 2-4 चीजें बुक से एक्स्ट्रा समझने को मिलती है, नहीं मिलती है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप फिजिकली रूप से तो मेरे सामने नहीं हो, लेकिन आप कमेंट के माध्यम से मेरे सामने हो, तो आप कमेंटों में कोई 2 बात ऐसी लिख दो जो मुझे पता नहीं हो और मुझे अच्छी लग जाए, मुझे पता नहीं हो, उसके बारे में जानकारी नहीं हो, तो आपके माध्यम से वो बातें सीख ले। तो टीचर को एक सीमित ज्ञान होता है, वो आगे सीखता है ना, तो वो बच्चों के माध्यम से ही सीखता है। जैसे ऑफलाइन जैसी क्लासें होती हैं, तो ऑफलाइन क्लासों में बच्चा बीच में उठ के कोई ऐसी बात कह देता है जो पता नहीं होती है। टीचर कितना पढ़े, किताब में लिखा है उतना ही पढ़े, तो वो 2 बातें कोई बच्चा नहीं बता देता है, तो उसका टीचर को क्या हो जाता है? ज्ञान हो जाता है। तो ज्ञान उसने बांटा, यानी कि टीचर ने ज्ञान बांटा, तो बांटने से बढ़ा। आगे बढ़ते हैं। इसका क्या होगा राइट आंसर? इसका होगा उपयुक्त सभी, यानी कि शिक्षा परम धन है, इसमें ये चारों क्वालिटी पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अध्यापक की प्रभावशालीता इस बात पर निर्भर करती है कि वह, यानी कि जो अध्यापक है वो प्रभावशाली है या प्रभावशाली नहीं है। इसकी जो निर्भरता होती है वो इन निम्न बातों पे निर्भर करती है कि छात्रों को कितने संतोष देता है, कितना संतोष देता है। इससे समझना कि आप जैसे कि टीचर बच्चे को पढ़ा रहा है, टीचर बच्चे को पढ़ा रहा है, वो ठीक है, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, तो कोई फायदा नहीं है। और टीचर जो बच्चा होता है वो क्या नहीं होता, संतुष्टित नहीं होता है पढ़ के। उसे ये नहीं होता है कि अपन पढ़ लिए ठीक है, अपने को सारा याद हो गया या टॉपिक समझ में आ गया। तो आपके अनुसार कौन सा एक अध्यापक है सही रूप से मान लीजिए प्रभावशाली है? पहला है छात्र को कितना संतोष देता है, यानी कि कितने सही तरीके से पढ़ाता है, कितना क्लियर कराता है। दूसरा, छात्रों को कितना मनोरंजन देता है, यानी कि मनोरंजन तो जानते ही हो आप, शायरियाँ वगैरह क्लास में कितनी सुनाता है। उसके अलावा तीसरा, छात्रों को कितना अनुशासित रखता है। और चौथा, छात्रों को मानसिक रूप से कितना सक्रिय रखता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक सही अध्यापक है कौन सा है? तो एक सही अध्यापक है 4 नंबर, छात्रों को कितना मानसिक रूप से सक्रिय रखता है। समझे नहीं? मान लीजिए आप स्टूडेंट हो अभी, और कल को आप क्या बनोगे? टीचर बनोगे। हाँ जी सर, टीचर बन गए। उसके बाद आप अपने स्टूडेंट को क्या रखोगे? अनुशासित रखोगे। उसके अलावा अच्छे तरीके से पढ़ाओगे, मनोरंजित करोगे। लेकिन इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? उसके दिमाग को सक्रिय रखोगे, उसे सक्रिय रखोगे। विक्रम राजपूत हनुमानगढ़ से राम 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 भाई, राम राम। मान लीजिए ये तीनों चीज भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन इसके अलावा सबसे अच्छी चीज कौन सी है? तो एक स्टूडेंट होता है, उसके माइंड को सक्रिय रखा जाए, यानी कि उसे एक्टिव रखा जाए क्लास में। अभी मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन आंसर ही करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आंसर ठीक है कि हाँ ये और इसका होगा चौथा, आगे बढ़ूँ ये इसका होगा चौथा। ऐसे मैं अगर आपको पढ़ाऊँ तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा। और शिक्षण अभिरुचि ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पढ़ना तो बहुत कम पड़ता है, लेकिन समझना बहुत ज्यादा पड़ता है। अगर आप शिक्षण अभिरुचि समझ गए, यानी कि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ गए, लैंग्वेज ही समझनी होती है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ गए। सर मेरी सिस्टर की एज 3/2006 है, और इसी का फॉर्म भर सकती है, तो भाई लास्ट में बता दूंगा, लास्ट में कमेंट कर लेना।
ठीक है, आरएसी की अभी वैकेंसी आई नहीं है, आने वाली है तो उसका बाद में बात करेंगे। चैन सिंह सिसोदिया रिप्लाई महिपाल राठौड़। चलो आगे बात करते हैं, लास्ट में बातें सारी लास्ट में होगी, अभी पढ़ने वाले बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। क्लियर? रोहित शर्मा, हेलो सर। हेलो भाई रोहित। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? छात्रों को मानसिक रूप से सक्रिय कितना रखता है? कौन? टीचर। क्लियर? यानी कि अच्छा टीचर वही है जो छात्रों को मानसिक रूप से सक्रिय रखता है। यानी कि अगर बच्चा खुद से सक्रिय होगा, खुद से एक एक्टिव होगा बच्चा, तो बच्चा दो बातें मास्टर समझा रहा है उससे कहीं ना कहीं दो बातें एक्स्ट्रा ही समझेगा। जैसे मैं आपको कोई दो बातें बता रहा हूँ तो आप खुद से मेरे से जो बताऊंगा उससे ज्यादा ही सीखोगे। अगर आप ठीक है कि क्लास चल रही है और आपका ध्यान किधर ही है तो आप उस टाइम सक्रिय नहीं हो। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी बालक के परीक्षा में अच्छे अंक नहीं मिलने पर वह किसे दोष देगा? यानी कि मान लीजिए कोई टाबर है, सर सिरोही से प्रणाम, राम राम भाई, राम राम, प्रणाम भाई। मान लीजिए कोई टाबर है, कोई बच्चा है, स्टूडेंट है, और उसके परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आए। परीक्षा में क्या नहीं आए? अच्छे अंक। अच्छे अंक नहीं आए परीक्षा में। क्लियर है? तो उसका दोष किसे देगा? तो अपने समाज में क्या चलता है, बच्चा या तो विद्यालय को दोष देता है या टीचर को दोष देता है। नहीं भाई वो मास्टर तो काम को कौन ही हो, वो मास्टर तो काम को कौन ही हो, वर्ण तो बढ़िया कौन पढ़ाए हो, उसने तो अच्छा नहीं पढ़ाया ना भाई, उस विद्यालय में तो माहौल नहीं था पढ़ने वाला। विद्यालय को दोष देगा या अपने माता पिता को। आपने मुझसे खेत का काम बहुत ज्यादा करवाया था, आपने मुझसे घर का काम बहुत ज्यादा करवाया था, आपने मुझसे दुकान का काम बहुत ज्यादा करवाया था। तो बच्चा किसे दोष देगा? या तो घर वालों को या अभिभावकों को, घर वाले अभिभावकों को, या टीचर विद्यालय को, उनको दोष देगा। तो देखते हैं, माता पिता को दोष देगा, अपने भाग्य को। मारो तो कर्म ही फुटेड़ो, मार तो भाग्य इसो। अपने भाग्य को दोष देगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है भाई, अपने भाग्य को दोष देगा। या प्रश्न पत्र की कठिनाई, भाई पेपर ही हार्ड था वरना तो मैं कर जाता, पेपर सेट नहीं हुआ वरना तो मैं आपके बार फोड़ आता। लेकिन एक चीज को कभी दोष नहीं देगा कि अपनी तैयारी को, अपनी तैयारी को कभी दोष नहीं देगा। ये कभी नहीं कबूलेगा कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं थी, मैंने बीएसटीसी की तैयारी तो की लेकिन शिक्षण अभिरुचि की क्लासें मिस कर दी, शिक्षण अभिरुचि की क्लासें मिस कर दी, या फिर मैंने रीजनिंग की क्लासें मिस कर दी। तो आप ऐसी क्लासें मिस करोगे तो आप सोच सकते हो कहाँ से आप और अच्छा करोगे। मैंने स्वयं को ही दोष देना चाहिए, अपनी तैयारी को दोष देना चाहिए, बाकी आपको कोई नहीं रख सकता, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपकी कक्षा में कोई कमजोर विद्यार्थी है, आप उसके शैक्षणिक क्षेत्र को सुधारने हेतु उपाय करोगे। मान लीजिए कि अपनी कोई क्लास में और कमजोर विद्यार्थी है, अभी तो अपन ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं या ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा हूँ या किसी स्कूल वगैरह में पढ़ा रहा हूँ, और वहां पर एक बच्चे का, या आप अपना उदाहरण ले सकते हो, वैसे उदाहरण खुद का ही लिया करो, खुद को टीचर मानना करो। यानी कि आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो टीचर बनने के लिए आज से अपने को मास्टर साहब कहना शुरू कर दो। क्लियर? यानी कि आप पढ़ा रहे हो अपनी क्लास में और आपका स्टूडेंट क्या है, बहुत कमजोर है भाई पढ़ाई में, एक स्टूडेंट कमजोर है, तो उसे आप उसके जो पढ़ाई का लेवल है उसे अप करने के लिए, उसे सुधारने के लिए क्या करोगे आप? तो उसे अपने निम्न उदाहरणों से देखते हैं या निम्न ऑप्शन से देखते हैं। प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे या सूचना देंगे कि बच्चा बहुत ही कमजोर है, स्कूल के प्रधानाध्यापक होंगे, उसे सूचना देंगे कि बच्चा बहुत कमजोर है, पास नहीं होगा अगली बार। उसके अलावा अतिरिक्त समय में कक्षाएं लगाएं बच्चे की, यानी कि एक्स्ट्रा क्लासें लगाएं। जैसे काफ़ी स्कूलों में, काफ़ी विद्यालयों में चलती है एक्स्ट्रा क्लासें, बच्चे की एक्स्ट्रा क्लासें लगाएं। उसके अलावा दंड देंगे, बच्चा कमज़ोर है तो रोज़ उसे पीटेंगे, आडो घेर घेर के ठोकेगा, तो वह भी बात गलत है। उसके अलावा अभिभावकों को कहेंगे
अभिभावकों को कहना बनता ही है। उसके अलावा मेन इसका राइट आंसर क्या होगा, उसकी अतिरिक्त कक्षा लगाएंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रधानाध्यापक को कहोगे, उनके घर वालों को कहोगे कि बच्चा बहुत कमजोर है, बच्चे को अधिक आवश्यक क्लासों की आवश्यकता है, एक्स्ट्रा क्लासों की आवश्यकता है। तो उस स्थिति में बच्चे को एक्स्ट्रा क्लासों की आवश्यकता है, तो आप बच्चे को मेरे पास भेज दीजिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगाने के लिए, या कुछ बच्चों का समूह बना लोगे आप। मैंने बहुत से विद्यालयों में देखा है, मैं जिन विद्यालयों से पढ़ा हूँ उन विद्यालयों में भी ऐसा सिस्टम था, यानी कि कमजोर बच्चे एक साइड थे और होशियार बच्चे एक साइड कर दिए जाते थे। और होशियार बच्चों को तो हाँ ठीक है पढ़ाते हैं, वैसे ही पढ़ाते हैं, लेकिन कमजोर बच्चों पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था। क्लियर, कमजोर बच्चों पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता। सर आप बहुत ब्यूटीफुल हो, विमल कैमी हो यार, ब्यूटीफुल ओलियो। क्या क्या इसका राइट आंसर क्या होगा, तो उसकी अतिरिक्त समय में कक्षा लगाए, यानी कि एक्स्ट्रा क्लास लगाए। जैसे कि आप स्कूलों वगैरह में देखते हैं एक्स्ट्रा क्लासें लगती हैं, 10वीं 12वीं की ज़्यादा एक्स्ट्रा क्लासें लगती हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन, सरकारी स्कूलों की शिक्षा के स्तर को पब्लिक विद्यालयों के समक्ष लाने का तरीका, कोई अतिरिक्त तरीका, यानी कि पब्लिक विद्यालय कौन से होते हैं, प्राइवेट स्कूल। महाराज थोरन तो अब काला प्राइवेट स्कूल में गालांगा, सरकारी स्कूल में तो के कोन्या पढ़ाई कोन्या। हमारे बच्चे को कहाँ पर डालेंगे, अब की बार प्राइवेट स्कूल में डालेंगे। तो पब्लिक विद्यालय से आप समझ सकते हो प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल यानी कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई का स्तर अच्छा होता है, ये मैं भी मानता हूँ। क्यों मानता हूँ, पहली तो बात वहां पर लगते हैं पैसे, पहली बात, पहला ही कारण है ये। दूसरी बात, अगर आप किसी को पैसे दोगे तो उसके बदले कुछ ना कुछ लोगे। तो अगर आपका स्टूडेंट पढ़ नहीं रहा है तो आप फोन करोगे, हाँ मार साहब है थोड़ा को आपका रिजल्ट बढ़िया क्यों कर कौन रहे हो, फोन करोगे। तो कहीं ना कहीं विद्यालय की जिम्मेवारी हो जाती है कि बच्चे को अच्छा रिजल्ट, बच्चे का अच्छा रिजल्ट रहना चाहिए। तो पब्लिक विद्यालय में कहीं ना कहीं ये बातें होती हैं। उसके अलावा प्राइवेट विद्यालय की तो बातें होगी, सरकारी विद्यालय की बातें करें तो सरकारी विद्यालयों की हालत आप देख ही सकते हो। कुछ विद्यालय तो बहुत अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह रहा पूरे विद्यालय खराब है। तो अपन ऑप्शन के माध्यम से देखते हैं कि सरकारी विद्यालय और प्राइवेट विद्यालय पब्लिक विद्यालय को बराबर कैसे लाए। तो पहला है, सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के वेतन घटा दिए जाए। तो हमारे साहब ने 60-70 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, आना आधा कर दिया जाए, 20,000 रुपया कर दिया जाए। पहली तो आ कंडीशन है। दूसरी क्या कंडीशन है, सरकारी स्कूलों में निगरानी का स्तर, निगरानी के स्तर को क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। कहाँ पर, सरकारी स्कूलों में, यानी कि बच्चों को एक्स्ट्रा नजर रखी जाए, एक्स्ट्रा निगरानी रखी जाए। उसके अलावा अगला क्या होगा, सरकारी स्कूलों में सतत मूल्यांकन प्रणाली ईमानदारी से लागू होनी चाहिए। और इसका चौथा क्या है, 2 और 3। तो आपसे आपका राइट आंसर कौन सा होगा, आपके हिसाब से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 4, यानी कि सरकारी स्कूल में निगरानी का स्तर बढ़ा दिया जाए। उसके अलावा जो मूल्यांकन प्रणाली है, बच्चों का डेली मूल्यांकन करना वो ईमानदारी से हो। ये नहीं हो कि ये तो वही मेरा भतीजो है और भतीजा का नंबर ज़्यादा दे दिया और जो होशियार विद्यार्थी है उसके नंबर क्या है दे दिए, कम दे दिए। तो मूल्यांकन ईमानदारी से होना चाहिए, कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। उसके अलावा निगरानी बच्चों पे रखनी चाहिए, माता पिता को कहना चाहिए या फिर जो प्रधानाध्यापक जी है उन्हें कहना चाहिए। तो बच्चों पे एक निगरानी रखनी चाहिए। क्लियर। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा मूल्य बुनियादी शिक्षा द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन देख लेते हैं, प्रतिस्पर्धा, संपन्नता, श्रम के प्रति सम्मान और राष्ट्रवाद। यानी कि बुनियादी मूल्य शिक्षा द्वारा विकसित किए जाए। श्रम के प्रति सम्मान, श्रम क्या है, श्रम वो सर जी माने श्रम आवे, गुरु जी माने श्रम आवे, वाह श्रम है, थोड़ा जल्दी पढ़ाओ भाई। आप तो मान लीजिए समझ जाओगे आराम से, जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो अभी पहली बार तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी शुरू ही नहीं की।
तो उनका भी सत्र का ध्यान रखना पड़ता है, उनके सत्र को एक साथ में लेके चलना है। वो मेरो सही हो गया, क्यूट क्यों ने, चोखो भाई चोखो। तो इसका राइट आंसर होगा 3, श्रम के प्रति सम्मान। श्रम के प्रति सम्मान कैसे, यानी कि श्रम मान लीजिए, श्रम जो आप श्रम करते हो वो श्रम नहीं, श्रम मान लीजिए कार्य या काम है, इससे समझ सकते हो, कार्य या काम। अपने काम, अपने कार्य, आपका कार्य क्या होगा, आप टीचर लग जाओगे, बच्चों को पढ़ाना, स्कूल में अनुशासन रखना, टाइम पे जाना, ये आपका काम है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या है, आपका काम है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसका क्या करना चाहिए, अपने को सम्मान करना चाहिए। इसका, आपके कार्य का, आपके टीचिंग व्यवसाय का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन हो चुके हैं। उसके अलावा कुछ अपन हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नहीं हिंदी के, जैसे एक स्लाइड में अपन कुछ वाक्यांश, क्या क्या रहेगा इसमें, कुछ वाक्यांश रहेंगे, लोकोक्तियां रहेंगी, मुहावरे रहेंगे, विलोम शब्द रहेंगे, पर्यायवाची रहेंगे। ये मैंने मुहिम क्यों शुरू की है, ये शुरू क्यों किया है, शिक्षण अभिरुचि क्लास के साथ। तो आप डेली ये लिखो, कॉपी पेन निकाल लो, अब कॉपी पेन निकाल लो और इसके साथ साथ में आप लिखो डेली। चलो कॉपी पेन निकाल लिया, उम्मीद है आपने। तो अपन शुरू करते हैं लिखना। पहली लोकोक्ति है, एडी चोटी का जोड़ लगाना। एडी चोटी का जोड़ लगाना है, यानी कि बहुत प्रयास करना। छोरा को अब काले तो बीएसटीसी में सिलेक्शन हो गई रहेगो। एडी चोटी को जोड़ लगा दियो छोरा, ये लगा दियो, एडी चोटी को जोड़ लगा दियो, तो बीएसटीसी में सिलेक्शन होगा। यानी कि बच्चे ने बहुत अधिक प्रयास किया है बीएसटीसी के लिए, तो उसका सिलेक्शन होगा अब की बार। क्लियर, तो लिखो एडी चोटी का जोड़ लगाना, बहुत प्रयास करना। अगला है कीचड़ उछालना। क्या है, कीचड़ उछालना, किसी के ऊपर कीचड़ उछालना। आप मेरे पे कीचड़, खाम खा कीचड़ उछाल रहे हो, मैंने कोई गलती की नहीं, यानी कि एक टाइप से अपमानित करना, किसी को लज्जित करना, अपमानित करना। क्या है इसका, यानी कि कीचड़ उछालना, अपमानित करना, कीचड़ उछालना, अपमानित करना। कंगाली में आटा गीला, कंगाली में आटा गीला। हाँ सर, अब की बार मैं एडी चोटी को जोर लगा दूंगा, बढ़िया भाई। कंगाली में आटा गीला होना, यानी कि कोई समस्या है, जैसे कि क्या समस्या है, समस्या है कि आप अब तैयारी शुरू कर रहे हो और आपके पास सीमित समय है, आपने 2 महीने पहले शुरू नहीं की तैयारी और अभी तैयारी शुरू कर रहे हो। उसके अलावा कोई प्रॉब्लम आ जाए, जैसे आपका फॉर्म नहीं भरा गया हो या फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ जाए, तो आप कहेंगे भाई कंगाली में आटो गिल्लो हो गया, कंगाली में क्या हो गया, आटा गिल्ला हो गया। तो इसका क्या होगा, संकट में एक और संकट आ जाना, यानी कि संकट तो पहले, संकट तो समझ सकते हो आप, तैयारी आपकी बहुत ही कम है या आपने शुरू की है। उसके अलावा आपका फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, वो एक और परेशानी आ गई। आशीर्वाद, ये आपने कुछ विलोम शब्द है। आशीर्वाद, अब आशीर्वाद का होगा अभिशाप है। आशीर्वाद, आशीर्वाद देना किसी को, और किसी को साप देना, अभिशाप देना। मैं तो कौन ही देखा, ये कौन देखा था ना, तिमिर, तिमिर का क्या होगा, प्रकाश, प्रकाश या अंधकार, अंधकार का क्या, प्रकाश का क्या होगा, अंधकार या तिमिर। चलिए, उसके अलावा पुत्र का, ये पर्यायवाची है, पुत्र का क्या होगा, पुत्र का क्या होगा, पुत्र का क्या होगा, तन्ने, तनुज, आत्मज, सूत, नंदन, लाल। तन्ने, तनुज, आत्मज, सूत या लाल। उसके अलावा एक वाक्यांश पे भी नजर ले लेते हैं, देख लेते हैं एक वाक्यांश को। वाक्यांश क्या है, ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला कौन होता है, कुलीन। क्या है ये वाक्यांश, वाक्यांश जैसे कोई बड़ा वाक्य है और उसे छोटे रूप में प्रस्तुत करना क्या होता है, वाक्यांश है। वाक्यांश क्या होता है, यानी कि एक बड़ा शब्द है और उसे छोटे शब्द में कह दे और अपनी बात भी कह दे। ये तो भाई कुलीन वर्ग का है, यानी कि उच्च कुल में जन्म लेने वाला है। उसके अलावा दलित, दलित क्या होता है, दलित होता है दोस्तों नीचे कुल में जन्म लेने वाला। तो दोस्तों आज की क्लास अपनी इतनी ही थी, कुछ अपने हिंदी के बारे में देखा और पीछे अपन ने शिक्षण अभिरुचि के कुछ क्वेश्चन किए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, और अब आपके जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बता दो फटाफट। अब आपको 2 मिनट आपकी क्वेश्चन ही करेंगे।
क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद क्लास बंद होगी। आप सब पढ़ाई करो ना, कमेंट कर रहे हो भाई। जो कमेंट कर रहे हैं ना वो पढ़ने के लिए नहीं आ रहे। नहीं चलते हैं हम, क्यूट क्यों नहीं, ठीक भाई। तो कोई क्वेश्चन नहीं है क्या किसी का, आरएससी वगैरह से कोई रिलेटेड? कोई है तो बता दो अभी, फिर क्लास से एंड करते हैं। इंस्टा आईडी बाद में मांग ली भाई। चले तो क्लास कंप्लीट करते हैं भाई। कंप्लीट करेंगे क्या क्लास? बीएसटीसी की क्या फायदा है? बीएसटीसी से आप टीचर बन सकते हो भाई। आप आए हैं क्वेश्चन, बीएसटीसी से क्या फायदा है? बीएसटीसी के आप टीचर बन सकते हो। उसके अलावा आरएसी का फॉर्म अभी चालू नहीं हुआ। आरएसी वैकेंसी आने वाली है, आरएसी आरआईएसएफ की, और राजस्थान पुलिस की भी घोषणा हो चुकी है, घोषणा होने वाली है, यानी कि अखबार में आ गई है, वो नोटिफिकेशन आने वाला है। और राजस्थान के फॉर्म की बात करें तो वो जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। जिसकी सीईटी है वही फॉर्म भर सकता है। सीईटी में मिनिमम 40% या 35% है। बाय सर, बाय सर। जेएनवीयू से प्राइवेट डिग्री कर सकते हैं क्या? कर सकते हो भाई, प्राइवेट डिग्री कर सकते हो। बाय सर, बाय। मेरी एमए कंप्लीट है और बीएड नहीं की। तो आप नेट का पेपर दे सकते हो, नेट जेआरएफ का पेपर होता है एक, वो दे सकते हो, उससे लेक्चरर वगैरह बन सकते हो। या एमए करने के बाद आप तो बीएसटीसी करना चाहते हो तो कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। राजस्थान पुलिस के फॉर्म निकलने वाले हैं, हाँ भाई निकलने वाले हैं, जल्दी निकलेंगे। एग्ज़ाम कब होगा? तो एग्ज़ाम जल्दी होगा। अगर आपने सीईटी दिया है तो आप कंप्लीट करना। जो आपने सीईटी दिया है तो आप ही भरा, तभी भरा सकते हो। नेतृत्व वाला टॉपिक रो तो ऐप पे आप एक बार जाके देखना, और ऐप पे मैंने करवा रखा है नेतृत्व वाला टॉपिक है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन आ रहा है सर, रीट एग्जाम होगा? हाँ रीट का ही दे सकते हो आप एक एग्जाम। मेंस तो नहीं होगा क्या? किस में नहीं होगा मेंस? मनीषा जी किस में नहीं होगा मेंस? नेतृत्व वाला टॉपिक ऐप पे जाके देखो भाई। और एक और क्वेश्चन आ रहा है 118 वाला, 118 वाला। सर मैंने सीईटी दिया, उसमें 118 है। क्या मैं राजस्थान पुलिस का फॉर्म भर सकता हूँ? आप भाई किस कैटेगरी से हो? 118 पीटीआई तैयारी करो, पीटीआई जल्दी शुरू करेंगे। अगली क्लास कितने बजे है? तो अगली क्लास 9 बजे है भाई। अच्छा, इससे अगली क्लास तो नहीं है, जल्दी शुरू करेंगे। और कल याद रखना 9 बजे इसी टाइम अपन मिलते हैं, 9 बजे। रिप्लाई दो भाई राजस्थान पुलिस वाले। आरएससी पुलिस की तैयारी करना चाहता हूँ, आप सुझाव दो। तो आप अगर आरएससी की तैयारी करना चाहते हो, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो ये अपने नंबर है 75 68 71 67 68, 75 68 71 67 68। लैब असिस्टेंट की वैकेंसी कब आएगी? तो लैब असिस्टेंट की अभी तो कुछ नहीं सुना है, लेकिन आ सकती है वैकेंसी, अभी तो कोई जानकारी नहीं है। तो उम्मीद है आपके क्वेश्चन सारे होंगे। आरएसी के बारे में बता दिया। आज आरएसी राजस्थान पुलिस से अलग है, आरएसी और आरआईएसएफ राजस्थान से पुलिस से क्या है, अलग है। खोल के कद लगी आरएसी तथा राजस्थान पुलिस सेम से, हाँ सिलेबस सेम है, सिलेबस सेम है। आरएसी का थोड़ा सा स्तर राजस्थान पुलिस से कम है। रीट के बाद बोल रही हूँ मेंस एग्जाम की तैयारी नहीं। अच्छा रीट के बाद क्या मेंस एग्जाम? रीट मेंस की तैयारी करनी है क्या? अभी से रीट मेंस की तैयारी कहाँ कर रहे हो? सर गड़साना किया, गड़साना से प्रणाम, प्रणाम भाई। 163 तैयारी शुरू कर दो भाई। तैयारी जिसके जैसे रिजर्व कैटेगरी है, आरक्षित वर्ग है, उनसे उनके 105 बन रहे हैं, और जो 40% वाले हैं, यानी कि जो जनरल कैटेगरी से उस कैटेगरी से उनके 120 बन रहे हैं। तो तैयारी शुरू कर दो। तो उम्मीद है आपके सारे क्वेश्चन ले लिए होंगे। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, यानी कि अगली क्लास में 9 बजे तैयार रहना। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।